सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 80 लेकर के आई हूँ, जो कि आपके आने वाले BSSC मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक आप इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपका। तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि सिम का पूर्ण रूप क्या है। तो सिम का जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में है सिग्नल इंफॉर्मेशन मोड। ऑप्शन नंबर आपका बी में है सिंपल आइडेंटिटी मोड। ऑप्शन नंबर सी में है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी में है सेलिंग इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी क्या होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल की जगह आपका मॉड्यूल होगा। आप इसको ठीक कर लेंगे, मैं यहाँ पे ठीक कर दे रही हूँ। ओके, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि सन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। तो क्या नाम था। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में है कमीशन फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑप्शन नंबर आपका बी में है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ऑप्शन नंबर सी में है कमीशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी में है कमीशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है। तो वह कौन से स्थान पर है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है अजंता। ऑप्शन नंबर आपका बी में है बादामी। ऑप्शन नंबर सी में है महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर डी में है एलोरा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी एलोरा। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो वह कौन सा व्यक्ति था। तो वह उधम सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी उधम सिंह। क्लियर। और उधम सिंह जो थे ये पंजाब के थे। कहाँ के थे, पंजाब के थे। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे। ओके, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी। तो किससे की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या होगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। बिस्मार्क के जो है इसकी तुलना की जाती, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना की जाती थी बिस्मार्क से। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो जहां भारत का बिस्मार्क कहा गया, वहीं जो है बिस्मार्क को जो है विश्व का लौह पुरुष कहा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे यह भी बनता है कि विश्व का लौह पुरुष किसे कहा गया है। तो बिस्मार्क को कहा गया है, जबकि भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो इसीलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 6 में है कि किस देश को पेगोडा की भूमि कहा जाता है। तो वह कौन सा कंट्री है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी में है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी में है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी में है कंबोडिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए म्यांमार। और म्यांमार का कैपिटल कहाँ पे है, नेपेताव, और इसका करेंसी है क्यात।
थाईलैंड का कैपिटल कहाँ पे है? बैंकॉक, और इसका करेंसी है बाहत। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और आपके ऑप्शन नंबर डी में है कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल कहाँ पे है? नोम पेन, और इसका करेंसी है रियल। श्रीलंका का तो आप सभी जानते होंगे, इसका कैपिटल कहाँ पे है? जयवर्धनेपुरी, कोट्टे और कोलंबो भी है, और इसका करेंसी क्या है? रुपया। ओके, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से लगती है। तो चलिए ऑप्शन को सरसरी निगाह से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी में है सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर और आपके डी में है सिक्किम और असम। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है किससे लगती है? नेपाल और भूटान दोनों से लगती है। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित देश में है। तो कौन सा देश में जो है कालाहारी रेगिस्तान है? तो वह बोत्सवाना में है। कहाँ पे है? बोत्सवाना में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बोत्सवाना। क्लियर। आइए हम लोग क्विकली और सभी मरुस्थल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, कौन सा मरुस्थल कौन सा देश पे है। तो इसके बारे में हम लोग क्विकली यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। ओके, कालाहारी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। इसी तरह से अटाकामा या अटकामा भी बोलते हैं, कहीं कहीं अटाकामा भी लिखा हुआ रहता है। अटकामा मरुस्थल जो कहाँ पे है? उत्तरी चिली में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया एवं चीन की सीमा पर है, या उसी के उन दोनों देशों के बीच में है। सोमाली सोमालिया में है। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में है। काजीकुलम रेगिस्तान कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान में है। मोजाब रेगिस्तान कहाँ पे है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में है कि स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो चलिए देखते हैं कि सी में क्या है। तो सी में है कि उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है कि संसद में विधेयक आमतौर से इस समय पेश किए जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, देश की जगह पेश किए जाते होगा। तो संसद में विधेयक आमतौर से कौन से समय में पेश किए जाते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन को ए में है प्रश्नकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर बी में है शून्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी में है कि भोरगावकाश के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर डी में है कि दिन के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने से कुछ समय पहले। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या होगा? वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजनावकाश के तुरंत बाद। यहाँ पे भोरगांव है, यहाँ पे भोजनावकाश होगा, भोजनावकाश के तुरंत बाद। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोजनावकाश के तुरंत बाद। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है। क्लियर। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में कि स्वतंत्रता के अधिकार को क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार को यहाँ पे गारंटी होगा, यहाँ पे गानारी की जगह गारंटी होगा। स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई है। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी में आर्टिकल 11, ऑप्शन नंबर सी में आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर डी में आर्टिकल 20। तो इस क्वेश्चन का आपका सी उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, आर्टिकल
90। क्या होगा? आर्टिकल 90। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 90 जो है किससे संबंधित है? जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और आइए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कितने से लेकर के कितने आर्टिकल तक जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो उनमें से कुछ आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चन देखे गए हैं। तो जैसे कि आपका आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 14 जो किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समता से संबंधित है। आर्टिकल 15 आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध से संबंधित है। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर का समता से संबंधित है। आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। और आर्टिकल आपका 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत से संबंधित है। और आर्टिकल 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंधों में संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण से संबंधित है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। क्लियर? अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 12 में कि कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया था किंतु संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो वह कौन सा निर्देशक सिद्धांत है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में है कि धन एक जगह पर केंद्रित न होने देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में है कि मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मुफ्त कानूनी सहायता यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए। यह जो है संविधान संशोधन के द्वारा जो है बाद में इसको शामिल किया गया था। ओके, इसको जो है मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। और यह कब शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो उसी समय जो है मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का जो निर्देशक सिद्धांत है मूल संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर? अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रक निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करती हैं। तो किस तरह से कार्य करते हैं, कौन कौन सी सरकार के साथ कार्य करते हैं, कौन कौन सी सरकार का कार्य करते हैं? ये सिर्फ राज्य सरकार के लिए कार्य करते हैं कि संघ सरकार के लिए कार्य करते हैं कि दोनों के लिए कार्य करते हैं? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर को जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि संघ सरकार और राज्य सरकारें। ऑप्शन नंबर बी में है कि राज्य सरकारें। ऑप्शन नंबर सी में है कि संघ और राज्य सरकारें। ऑप्शन नंबर डी में न तो संघ की और न ही राज्य की सरकार की। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, संघ और राज्य सरकार दोनों का कार्य करते हैं। क्लियर? अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में कि इंद्र नाम है, तो कौन से मिसाइल का या किसका नाम इंद्र है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मिसाइल का, ऑप्शन नंबर बी में पायलट रहित वाहन का, ऑप्शन नंबर सी में रडार का, ऑप्शन नंबर आपका डी में है क्या है? युद्धक टैंक का। यहाँ पे युद्धक होगा, युद्धक टैंक का। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रडार का। किसका? रडार का। ओके, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कि ओलंपिक खेलों के झंडे, यहाँ पे झंडे होगा, ओलंपिक खेलों के झंडे, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक हैं? यहाँ पे हरा वृत्त है, हरा वृत्त। ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त
किस महाद्वीप के प्रतीक हैं? तो वो कौन से महाद्वीप के प्रतीक हैं? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर आपका बी में है एशिया, ऑप्शन नंबर सी में है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसका जरी कलम की उपाधि दी गई थी? किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? यहाँ पे किसको होगा? किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए में है अब्दुल समद, ऑप्शन नंबर बी में है मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर डी में है मुकम्मल खां। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम की उपाधि दी थी। किसने दी थी? सम्राट अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, क्या है देखते हैं कि कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रत्नावली, ऑप्शन नंबर बी में लीलावती, ऑप्शन नंबर सी में है नागानंद, ऑप्शन नंबर डी में प्रियदर्शिका। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा? वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लीलावती। देखिए रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये सभी जो है हर्ष के रचना थे, बट लीलावती जो थी वह लीलावती किसका रचना थी? तो यह जो है हर्षवर्धन का नहीं था, किसका था? भास्कराचार्य का था। भास्कराचार्य ने जो है इसको क्या किए थे? रचित किए थे। और लीलावती जो थे ये किससे संबंधित थे? बीजगणित से। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि लीलावती जो किसके द्वारा? भास्कराचार्य के द्वारा जो रचित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो बीजगणित से संबंधित है। क्लियर। और यहाँ पे हर्ष, हर्ष किसको हम लोग कहते हैं? हर्षवर्धन को ही हर्ष कहते हैं। तो हर्षवर्धन को हम लोग शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। और हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से नाम से जानते हैं हर्षवर्धन को? शिलादित्य एवं द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है, क्या है कि किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? तो वो कौन सा वंश था? तो ऑप्शन नंबर ए में है मौर्य, ऑप्शन नंबर बी में है सुंग, ऑप्शन नंबर सी में है गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में है सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गुप्त। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। क्लियर। अब आते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, सासाराम में हुई थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, कालिंजर में हुई थी। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में हुई थी। सी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया? तो वह कौन सा कार्यक्रम था? वह था रचनात्मक कार्यक्रम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम? रचनात्मक कार्यक्रम। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध, यहाँ पे गौतम बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी? तो वह कौन थी? आम्रपाली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था।
और महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था, फ्रैंक मोरिस ने। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि इसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो वह कौन से राज्य की है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। इसबगोल जो है गुजरात की मुख्य फसल है। आइए हम लोग क्विकली और सभी राज्य के बारे में जानते हैं कि कौन से राज्य की मुख्य नकदी फसल है। तो केसर, केसर जो जम्मू कश्मीर की है। काजू, रबर यह केरल का नकदी फसल है। तंबाकू, हल्दी यह आंध्र प्रदेश का नकदी फसल है। चाय जो है असम का नकदी फसल है। ज्वार महाराष्ट्र का नकदी फसल है। पटसन पश्चिम बंगाल का नकदी फसल है। चावल, यह जो है चावल भी पश्चिम बंगाल का नकदी फसल है, प्रमुख नकदी फसल है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वह कौन सा भाग जो है, जो सबसे पहले जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वह कौन सा भाग है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आंखें, ऑप्शन नंबर बी में है जीन म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी में त्वचा, ऑप्शन नंबर डी में है अस्थि मज्जा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, त्वचा। ओके, अब आते आपके क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 25 में है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। तो किसकी होती है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पैराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश किरणें, ऑप्शन नंबर सी में गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी में अवरक्त किरणें। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इन सभी में जो है अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे लंबा होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, लाल, हरा और नीला। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा जो होती है किसकी होती है, कौन से लोहे में जो है कार्बन की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इस्पात में, ऑप्शन नंबर बी में है कच्चा लोहा में, ऑप्शन नंबर आपका सी में है यहाँ पे पिटवा लोहा होगा, यहाँ पे पिटवा लोहा में, ऑप्शन नंबर डी में है ढलवा लोहा में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 27 का वह क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसी कारण से जो है सर्वाधिक शुद्धतम लोहा जो होता है वह पिटवा लोहा ही होता है। कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा ही सबसे शुद्धतम लोहा होता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं या हैं, तो 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वह 3 कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। कौन कौन सा होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 28 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।